escape velocity. एस्केप वेलोसिटी ये क्या होती है? जिस वेलोसिटी से अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से थ्रो करें देन इट विल नॉट कम बैक टू अर्थ, इट विल मूव टू infinity. So what is in escape velocity is the minimum velocity given to an object at surface of earth so that object move out of gravitational field of earth to just reach infinity. राइट कि वो जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. नाउ कैलकुलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी by conservation of mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस is equal to potential energy plus kinetic energy at infinity. राइट जो टोटल एनर्जी सरफेस पे है वही टोटल एनर्जी ओके. नाउ एट सरफेस potential energy at surface, that is US is equal to minus g m by r. Kinetic energy at surface Ks is equal to half m ve square, क्योंकि वेलोसिटी कितनी दी हमने ve. राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0. राइट क्योंकि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है. एज ऑब्जेक्ट just reach to infinity. ये हमने डेफिनेशन में ही क्लियर किया था कि वो बस वहां पहुंचना चाहिए, ठीक है. वहां पहुंच के रुक जाएगा तो चलेगा. तो एज ऑब्जेक्ट जस्ट रीच टू इन्फिनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी K infinity is equal to 0. राइट अब ये सब वैल्यूज इक्वेशन 1 में रख दो. ऑन प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस माइनस, ये एक मैंने गलती की, ये रेडियस बड़ा लेना था, है ना.
ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है तो कैपिटल आर लेना था, राइट। दिस इज माइनस जी एम एम बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस हाफ एम वी ई स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस 0 और हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर, m cancel, so VE is equal to root 2 GM by R, ठीक है। बट GM is equal to GR square, GM is equal to GR square। एक तो हमारे पास ये आ गया है ना, तो VE is equal to root 2 GR, नहीं GM की जगह GR स्क्वायर रखा तो ये आ जाएगा, राइट। ऑन कैलकुलेटिंग कैसे, G की M की R की वैल्यू रख दो या G और R की वैल्यू रख दो। VE is equal to 11.2 kilometer per second. This is the escape velocity at surface of Earth, right? कौन सी? अर्थ का रेडियस हमको याद रखना पड़ता है, अर्थ का रेडियस हमको याद रखना पड़ता है, बाकी तो दिया होता है। हाँ बच्चों, ये समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा जूम कर दूं? कर दो। कहाँ तक हो गया? देखो, हमें ऑब्जेक्ट वहाँ तक पहुँचाना है, उस दीवार तक। हम यहाँ से फेंकेंगे तो वहाँ पे रुक जाना चाहिए ना, तो वहाँ पहुँच के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पे जीरो होती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब करो फिफ्थ क्वेश्चन, अब हो जाएगा। ये वेलोसिटी है इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए, वहां पूछा है काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया है बच्चों? रिया हो गया? जिया हो गया? ये चैतन्य ये नोट कर लिया? राइट। सो नाउ लुक फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. If g is acceleration due to gravity at surface and r is radius of earth, then find the minimum kinetic energy required to make a body move to infinity from surface of earth. ठीक है, तो हम किस उससे एनर्जी से थ्रो करें कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, राइट। सो वी विल डू द सेम। अगर हम बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेम होता है, राइट। मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, हमने काइनेटिक एनर्जी दी सरफेस पे, ठीक है, और ये हमें निकाल लिया, ये हमें निकाल लिया कि ये कितनी है, राइट।
तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज K at surface. तो K at surface is minus Gm m by r, सॉरी माइनस तो वो हो जाएगा, इज इक्वल टू Gm की जगह Gr स्क्वायर आ गया इंटू m by r. सो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड? mgr. दैट इज वन वे. अगर आपको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं. अगर आपको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पे भेजने के लिए वेलोसिटी कितना चाहिए? ve. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ m ve स्क्वायर. और ve कितना हो जाता है? √2gr. तो दैट इज 2gr. तो दैट विल बिकम mgr. राइट, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है. चॉइसेस ये कैसे भी करो. हो गया बच्चों? नाउ we will study Kepler's law, and those are not in syllabus this year. From this year's syllabus those are deleted. तो तुम लोगों को बाद में रिवाइज करते टाइम ज़रूरत नहीं हो तो मत पढ़ना, बट मेरे को एक बार पढ़ाना है, ठीक है. दैट इज Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. एक होता है एलिप्स, राइट. ये है सर्कल, इसको हम सर्कल बोलते हैं. इस सर्कल को ऐसे चपटा कर दो, होएगा. दिस इज कॉल्ड एलिप्स. इसको हम एलिप्स बोलते हैं. ओवल शेप बोल देते हैं, एलिप्स बोल देते हैं, ठीक है. ये क्या होता है? एक साइड से फैला हुआ होता है, एक साइड से चपटा होता है. इसमें हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक ये और एक ये. इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस. और इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस. बड़ी एक्सिस मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये छोटी एक्सिस. ये होता है सेंटर, ये हो गया सेंटर. एंड इसके अलावा इसमें दो फोकस होते हैं. दो फोकस याद होगा 10th क्लास में जैसे कॉन्केव मिरर होता था तो उसका फोकस होता था, ऐसे ही इसमें दो फोकस होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड. ये दोनों क्या होते हैं? फोकस. तो ये कंस्ट्रक्शन हमें समझनी जरूरी है प्लैनेटरी मोशन को समझने के लिए. एलिप्स, सर्कल को थोड़ा चपटा कर दो, दैट इज कॉल्ड द एलिप्स, राइट. दोनों क्रॉस करती हुई लाइंस, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस. जो छोटी है वो माइनर एक्सिस, जो बड़ी है वो मेजर एक्सिस. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती है वो सेंटर हो गया, और उसके दोनों साइड दो फोकस हो जाते हैं, F1 F2, करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली द फर्स्ट लॉ also called as law of orbit. Every planet revolve around sun in an elliptical orbit such that sun is at one of the focus of ellipse, one of the focus of
एलिप्स, राइट। यानी जो हर एक ऑर्बिट है वो एलिप्टिक, हर एक प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन सेंटर पे नहीं है, कहाँ पे है, फोकस पे है, ठीक है। तो जो हम अब तक करते थे कि सन बीच में है और उसके चारों तरफ सर्कल में प्लैनेट है, तो नहीं है, ठीक है। सन कहाँ पे है, फोकस पे, राइट। सो इफ आई डिस्क्राइब दिस फिगर अगेन, सो इट इज लाइक दिस, somewhere here is sun and the planet is, this is planet, okay. So that means the distance of planet from the sun changes every moment, हर एक मोमेंट पे डिस्टेंस प्लैनेट का सन से चेंज होता रहता है। लाइक ये अगर हम देखें तो ये मेजर एक्सिस हो गई, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस एंड दिस इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, ओके। तो क्योंकि सन सेंटर पे नहीं है और ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है। एंड दैट इज व्हाई जब सन से दूर है तो थोड़ा क्या होगा, गर्मी कम हो जाती है, एंड जब सन के थोड़ा पास है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली वेदर्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ सेकेंड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। Law of aerial velocity. What this law says, line joining sun and planet sweep equal area in equal interval of time. Sweep equal area in equal interval of time. That is, aerial velocity is constant. Aerial velocity is constant. What does it mean? Like, अभी प्लैनेट यहाँ पर है एंड कुछ इसकी स्पीड होगी v1। जब प्लैनेट यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये p1 पोजीशन ले लो, ये p2 पोजीशन पे, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। देन लेट्स से इट कम टू दिस पोजीशन p3 एंड नाउ द वेलोसिटी बिकम v3 and this point say p4 and the velocity become v4, okay. Now I am taking the two different areas, one this and one this, ये दो areas है। So what this law says in terms of area, if time from P1 to P2 equal time from P3 to P4, then area SP1 P2 is equal to area SP3 P4. Here S I used for sun, ठीक है। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है, तो ये एरियाज भी सेम होंगे, ठीक है। इक्वल टाइम इक्वल एरिया, सो दैट इज एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, करेक्ट।
Now, at position P1, distance from sun is greater than at position P3. So, velocity V1 must be less than V3. ठीक है, that is velocity of planet increases as it move closer to sun. देखो यहां पे ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली P1 P2 कम होगा, ठीक है। यहां पे ये डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली P3 P4 ज्यादा होगा क्योंकि एरिया तो इक्वल है। अगर P1 से P2 डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, सॉरी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि टाइम तो सेम है, ठीक है। टाइम सेम है तो वेलोसिटी कम होगी। दैट मीन्स प्लैनेट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, इट कीप ऑन चेंजिंग। सबसे कम कहाँ पे होगी? जब वो इस पोजीशन पे होगा, जब सबसे दूर होगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी वेलोसिटी? जब वो यहाँ पे होगा। तो एट द पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये मूव करता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और फिर जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, राइट। In general, if velocity of planet is v1 at distance from sun d1, at distance from sun d1, and v2 at distance d2, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतनी वेलोसिटी कम होती है। देन v1 by v2 is equal to d2 by d1, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, राइट। ठीक है बच्चों, हो गया? समृद्धि हो गया? धनश्री? चलो, नाउ द थर्ड लॉ। Third law, also called as law of period. Law of period. Square of time period of a planet around sun is directly proportional
to cube of, directly proportional to cube of semi-major axis, semi-major axis of elliptical orbit, semi-major axis of elliptical orbit. Like ये हमारा अगर ऑर्बिट है तो ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस मीन्स मेजर एक्सिस का आधा, तो दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, सो ये 3 कैपलर्स लॉ है. ओके, अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है सैटेलाइट का, वो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में ये ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाएगा. ओके, नाउ वी हैव डन टिल 5th, है ना. फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया, थर्ड करो. थर्ड क्वेश्चन, हो गया थर्ड. अरे थर्ड तो सिंपल सा था. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r. मास भी डबल हो गया, रेडियस भी डबल हो गया, तो सेम रहेगी. मास डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो सेम रहेगी. सो v थी तो v ही रहेगी, है ना. नाउ 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th सैटेलाइट का है, 8th हो गया, 9th भी सैटेलाइट का है, 10th करो. सैटेलाइट प्लैनेट की जगह सैटेलाइट दे रखा है, तो जो रूल सैटेलाइट पे होते हैं ना कैपलर्स के, वो प्लैनेट, वो जो कैपलर्स के प्लैनेटरी रूल है वो सैटेलाइट पे भी अप्लाई हो जाते हैं. यूज करो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. थर्ड लॉ. हाँ, कैपलर्स लॉ में कांस्टेंट नहीं होता. वो अभी जब सैटेलाइट पढ़ाऊंगा ना मैं, तब बता दूंगा क्या आता है. तब मेरे से पूछ लेना, उसमें भी टाइम का एक एक्सप्रेशन आएगा, तब बता दूंगा. ठीक, प्रोपोर्शनल ले लो, कांस्टेंट को के मान लो, दोनों जगह आएगा, कैंसिल हो जाएगा. जब प्रोपोर्शनल होता है तो हम रेशोज में काम कर लेते हैं. यूज करो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. रेडियस कितना हो गया? 4 टाइम्स. टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो T1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 cube. Now R1 was R, R2 is 4R and then cube. तो R कैंसिल, 4 का क्यूब हो गया 64. 64 एंड 64 का अंडर रूट करेंगे तो 8. तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1/8. तो T2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T1. ठीक है, 8T1 हो जाएगा, राइट.
हो गया? सो दैट वाज 10, 11 हमने कर लिया, 12 सैटेलाइट का है, 13 क्वेश्चन नंबर 13, escape speed is v. It is to be fired at 45 degree to the horizontal. What should be its speed to escape from the earth? Same. क्यों? आप किसी भी एंगल पे थ्रो करो, अर्थ से किसी भी एंगल पे थ्रो करो, हर तरफ इंफिनिटी तो है, जिस तरफ भी फेंकोगे तो इंफिनिटी पे चला जाएगा. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. Independent of angle of projection, so it will remain same, that is v. Right? Now 14 करो. क्या बोली? 13th. देखो, हम किसी भी साइड में थ्रो करें, किसी भी एंगल पे थ्रो करें, इट हैज टू गो आउट ऑफ अर्थ. तो हर तरफ इंफिनिटी है ना. लाइक मैं यहां से ऐसे थ्रो करूं तो इधर इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी, ऐसे थ्रो करूंगा तो इधर इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी. तो इट डजेंट मैटर ना आप किस एंगल पे थ्रो करें. मैं ऐसे थ्रो करूंगा तो इधर इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी. हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, वर्टिकली थ्रो करूं, किसी भी एंगल पे थ्रो करूं, बट थ्रो किस वेलोसिटी से होना चाहिए? एस्केप वेलोसिटी से. क्योंकि जब हम एस्केप स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या चीज कंसीडर कर रहे थे? एनर्जी कंजर्वेशन. और काइनेटिक एनर्जी में फिर डायरेक्शन नहीं होता, राइट? ठीक है आरुषि? ओके सर. नाउ 14 सीधे सीधे फॉर्मूला है, अभी बताया था. दैट इज सेकेंड लॉ के हिसाब से 14 में क्या आएगा? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1. राइट? सो v2 कितना आ जाएगा? आ गया ना. एंड नाउ 16 कर दो. सिक्सटीन 16 में यूज करो लॉ ऑफ पीरियड, हो जाएगा. हो गया? 16 में लॉ ऑफ पीरियड यूज करोगे आराम से हो जाएगा. कैसे? जो दे रखा है एंगल कितने दे, वो दे रखा है 10 टू द पावर 13 एंड 10 टू द पावर 12. सो t1 अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 13 अपॉन 10 टू द पावर 12 का क्यूब. तो ये 10 टू द पावर 12 से ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1000. अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? t1 बाई t2 इज इक्वल टू 10 रूट 10. स्क्वायर रूट किया तो 10 रूट 10 आ चाहिए. ठीक है? राइट, दैट्स ऑल फॉर द डे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में.